हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया है प्रोनाउन के बारे में। तो आज हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। वह प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कि जो चीज़ें निश्चित नहीं होती हैं उनका बोध कराते हैं। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो देखिए आप लोग, जैसे एवरीबॉडी है, समबॉडी है, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन। इसी तरीके से एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल हो गया, सम, बोथ। और इसके बाद अगर हम बात करें एनी, मोस्ट, एनग, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, एनदर, अदर्स। ठीक है, अदर्स। तो ये क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आज की क्लास में हम लोग इन्हीं प्रोनाउंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इनका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, इनके प्रयोग को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? एवरीवन बिलीव्ड हिम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसे क्या करता है? एवरीवन बिलीव्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। अब क्या है, एवरीवन कहने से किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है? नहीं। तो किसके बारे में पता चल रहा है? अनिश्चित व्यक्ति। ठीक है, अनिश्चित, यानी कि यहाँ से किसी भी सर्टेनिटी का, यानी कि चीज़ें अनिश्चित हैं। तो इसी तरीके से हमने कहा समबॉडी हैज स्टोलन माई वॉच। समबॉडी यानी कि कुछ लोगों ने या फिर किसी ने मेरी वॉच चुरा ली है। तो किसी ने मेरी वॉच चुरा ली, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब यहाँ पे समबॉडी कहने का क्या मतलब है? यानी कि समबॉडी कह रहे हैं ना, यानी कि कोई भी। तो इसके कहने से क्या सेंस निकल रहा है कि जो इस व्यक्ति की बात हो रही है वो क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, यानी कि वो कैसा है? अनिश्चित व्यक्ति है। इसी तरीके से नोबडी वाज देयर टू सॉल्व द ड्राउनिंग चाइल्ड, टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। इसी तरीके से हमारा है सम और बॉर्न आर ग्रेट, ऑल आर नॉट बॉर्न रिच। और इसी तरीके से हम लोग देखेंगे ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो भी चमकने वाली चीज़ होती है, यानी कि सभी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑल कैसा प्रोनाउन है? ऑल एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे पास नोट पॉइंट है। नोट क्या है? अभी हमने देखा कि ये प्रोनाउन थे। अब जैसे ऑल हो गया, सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनग, फ्यू, मैनी, लिटिल, वन, अदर, एनोदर। एक क्या है? इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, यानी कि इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है और इनका प्रयोग सामान्यतः एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इनका प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग जानते रहिए कि ये जो प्रोनाउन है इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो एडजेक्टिव रूप में कैसे होगा? जब एक किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, या फिर जब किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो इनका प्रयोग किस रूप में होगा? एडजेक्टिव के रूप में। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है?
आई विल टेक यू देयर वन डे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए वन डे, तो डे यहाँ पर क्या है, डे एक नाउन है और इस डे नाम के नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, वन। तो वहाँ वन यहाँ पे कैसा हो गया, वन एडजेक्टिव हो गया। तो हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कोई नाउन है, जैसे कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे डे नाम के नाउन को वन क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वन क्या है, एडजेक्टिव है। तो चलिए हम लोग इस तरह यहाँ पर देखते हैं, एनी फूल कैन डू इट। एनी फूल यानी कि कोई भी मूर्ख। अब ये फूल क्या है, फूल क्या है, फूल एक यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है और एनी इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, फूल को। एनी फूल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। तो इनके साथ हम लोग किस तरह के प्रोनाउन, इनके लिए हम लोग किस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे इनका प्रयोग सबसे पहली बात पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। और अगर हमें इनके लिए प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग हम लोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। अब अगर हमें पता चल जा रहा हो कि इसका, अगर हमें सेक्स पता हो यानी कि फीमेल है, तो इस केस में हम लोग सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखिए कि ए भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ए ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे एवरीथिंग हो गया, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। अब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है इनके लिए जो भी प्रोनाउन होगा वो इट, इट्स तथा इटसेल्फ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, इन रूल्स को हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग रूल्स को समझते हैं। जैसे एवरीबॉडी है, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन। अब ये प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि अगर इनके लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है तो इनके लिए हम लोग किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन में हम लोग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। अभी हमने जैसे टेबल में देखा था। अब जैसे इनका अगर सेक्स ना पता हो, यानी कि ये मेल हैं, फीमेल हैं, अगर ये ना पता हो तो हम लोग कॉमन जेंडर यूज़ करते हैं और कॉमन जेंडर के लिए हमारा कौन सा प्रोनाउन जाता है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, समझिए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, एवरी वन हैज़ हिज आउन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। क्या है, एवरी वन हैज़ हिज आउन आइडियाज ऑन दिस सब्जेक्ट। अब आप लोग देखिए किसका यूज हुआ है, एवरीवन। तो इसमें हमने क्या कहा, जैसे एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया। तो इस तरह के जब हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आएंगे तो इनके साथ हमारा जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग इसमें बात करेंगे, ही हेल्प्ड एवरीवन ऑफ हिज क्लास फेलोज इन दी स्टडीज। तो ही हेल्प्ड एवरीवन, उसने सबकी सहायता करी, उसने प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करी, ऑफ हिज क्लास,
यानी कि अपनी कक्षा। तो इसके लिए हमारा कौन सा प्रोनाउन जाएगा? सिंगुलर प्रोनाउन। तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया गया, इसलिए सेंटेंस करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इफ एनीबॉडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू, आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। ठीक है, आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। अब एनीबॉडी है तो जो भी प्रोनाउन जाएगा वो सिंगुलर प्रोनाउन जाएगा, तो यहां पर हिम का यूज करेक्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब तक हमें क्या हो रहा था, हमें जेंडर, हमें इसका जो सेक्स है वो नहीं पता था, मेल है फीमेल है। लेकिन अगर हमें पता हो कि फीमेल है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सिंगुलर प्रोनाउन और जो सिंगुलर एडजेक्टिव होगी, सी, हर, हर्स या फिर हरसेल्फ का प्रयोग हम लोग जरूरत के मुताबिक करते हैं। जैसे हमने कहा आई हेल्प्ड एवरीवन, मैंने प्रत्येक की सहायता करी, ऑफ द गर्ल्स, आई हेल्प एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, यानी कि लड़कियों में से प्रत्येक की। इन हर स्टडीज, अब देखिए गर्ल्स की बात कर रहा है तो जो भी प्रोनाउन जाएगा वो कैसा जाएगा, फीमेल और फेमिनिन जेंडर का जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो भी प्रोनाउन जाएगा फेमिनिन जेंडर का जाएगा, और एवरीवन है तो सिंगुलर, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करेंगे। एवरीवन है तो इसलिए सिंगुलर जा रहा, और गर्ल से पता चल रहा है कि जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका यूज किया हर का। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे एवरीवन तो आया है, लेकिन यहाँ पे इसका जेंडर पता चल रहा है कि जेंडर कौन सा है, फीमेल है, तो फीमेल के हम लोग किसका यूज करते हैं, हर का, ना कि हिज का। तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट फॉर्म ए है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारे पास कुछ नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को भी हम लोग देखते हैं, नोट क्या है। जैसे एवरीबॉडी है, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किस वर्ब का, सिंगुलर प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का। यानी कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आप लोग इस बात को समझिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ किस वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज बे। अब एवरीवन लाइक्स, अब लाइक्स कैसी है, लाइक्स वर्ब है ना, तो क्या यह सिंगुलर वर्ब है? यस, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है, लाइक, और लाइक का सिंगुलर क्या हो जाएगा, लाइक्स। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, सेंटेंस इसलिए करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोग समझिए यहाँ पे एवरीबॉडी है, तो एवरीबॉडी के साथ किस तरीके के वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब। तो क्या यहाँ पर जो वर्ब यूज किया गया वो सिंगुलर है, हैज, यस सिंगुलर है। हैज हिज ओन आइडियाज व्हिच ही वांट्स, वांट्स कैसी है, सिंगुलर है, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग जाएगी, इसके अकॉर्डिंग, तो सिंगुलर है तो सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, अब नथिंग है, क्या है, नथिंग, नथिंग हैज बीन डन, यानी कि अब ये जो हैज वर्ब है क्या सिंगुलर वर्ब है, यस, जब सिंगुलर वर्ब है तो सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अब जैसे एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन गलत करवाने के लिए क्या दे देगा, ऐसे नथिंग हैव लिख करके दे देगा, और हम लोग अज्ञानतावश क्या करेंगे, इसको ऐसे करेक्ट करके चले आएंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन हो और उसमें भी अगर एवरीबॉडी है, समबॉडी है, एनीबॉडी है, नोबॉडी, यानी कि इस तरह के प्रोनाउन हैं, तो इनके साथ हम लोग किस तरह के वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। इस बात का आप लोग खास ख्याल रखना।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 2 और हम लोग रूल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। जैसे एवरीबॉडी है, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, ये उस सेंटेंस के सब्जेक्ट हो। किसके? जिसमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो। तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन, किस तरीके के प्रोनाउन का प्रयोग होता है? प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग होता है। तो अभी तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग की एक सेपरेट क्लास पढ़ेंगे और उस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। आप लोग समझिए, क्वेश्चन टैग का हम एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि खाना खाओगे ना, इस तरीके से जब हम बोलते हैं, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन टैग के बारे में समझते हैं। जैसे हमने कहा, तुम मुझे प्यार करते हो ना, तुम मुझे प्यार करते हो ना। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं और जब हम लोग इस तरीके से बात करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन टैग होता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो ना। तो इसमें क्या होता है, ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती, हमसे पूछा जाता है कि करते हो ना, यानी कि आंसर में यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। हमने कहा वह पत्र लिखता था ना, वह पत्र लिखता था ना। ये क्या है? क्वेश्चन टैग्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। यू लव मी, डोंट यू। यहाँ पे एक बात आप लोग समझिए, जैसे अगर ये सेंटेंस कैसा होगा? अफर्मेटिव होगा। जैसे क्या तुम मुझे प्यार करते हो ना, तो सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होता है? निगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग कैसा होता है? निगेटिव होता है। और यही क्वेश्चन टैग है, यही क्वेश्चन टैग है। और इसमें बोल रहा है जब ये सब्जेक्ट, यानी कि जब इधर सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या हो? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? दे। ये तो सही है, हम लोग ऊपर वाले के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अब ये एवरीवन है, एवरीवन कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन दे। जैसे प्रत्येक बुद्धिमान नहीं हो सकता है ना, तो अब क्या है? ये सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। और जो निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव होता है। और रूल क्या कह रहा है कि जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन हो, समबॉडी, नोबॉडी, इस तरीके के इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तब जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, यही तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, और जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है वो दे होता है। इस बात को आप लोग एकदम समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंटेलिजेंट, कैन ही, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट यानी कि ये वर्ब है और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कहीं यहाँ पर होगा, और ओ सिर्फ और सिर्फ दे का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें क्या कह रहा है? एवरीवन डज हिज वर्क
यानी कि प्रत्येक अपना काम करता है ना, क्वेश्चन टैग ये है। तो अब ये सेंटेंस कैसा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। इसके बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसी रूल्स को समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो जब इंडेफिनिट प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तब जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग करते हैं। और आप लोग एक बात और समझिए, जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होता है, यानी कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ किसका यूज होता है, या तो प्रोनाउन का यूज होगा या तो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज होगा। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का मतलब यानी कि जो भी प्रोनाउन सुटेबल बैठेगा या तो उस प्रोनाउन का प्रयोग होता है और या फिर सिर्फ देयर का। इसके अलावा क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आप लोग यहीं पर समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है कि एवरीवन डज हिज वर्क डोंट दे, तो दे का प्रयोग जो क्वेश्चन टैग है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एवरीवन डज हिज वर्क डजंट ही। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन है, तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन हो तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ दे होता है। ये बात आप लोग एकदम इस बात की गांठ बांध लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। जैसे एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए ये आर्टिकल यानी कि वस्तु के लिए इनका प्रयोग होता है, और किस प्रकार की वस्तु के लिए, अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए। जब अनिश्चित वस्तु का बोध कराने के लिए एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग होता है। और इसके लिए हमेशा, इस बात को आप ध्यान से समझिए, इसके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इट्स, इट, इट्स तथा इटसेल्फ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इट, इट्स तथा इटसेल्फ का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे कह रहा है एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। अब एवरीथिंग है, हमने पढ़ा कि जो एवरीथिंग होता है, एवरीथिंग का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। और जो थिंग्स होती है, थिंग्स के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो प्रोनाउन न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर इट्स का प्रयोग करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर दियर का यूज कर रहा है, एवरीथिंग हैज दियर ओन लिमिटेशन, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4 है, और रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इस रूल को हम लोग समझते हैं। आप लोग समझिए, जैसे कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो, तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तथा सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग हो, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इजंट इट। यहां पर समझिए, अब ये सेंटेंस है
ये सेंटेंस है, ये इतना सेंटेंस है, और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग का यूज किया गया है। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग का यूज किया गया है, और हमें पता है कि जो एवरीथिंग होता है, क्या, जो एवरीथिंग होता है ये वस्तु के लिए यूज होता है। तो थिंग्स के लिए जब यूज होता है तो इसके लिए प्रोनाउन भी किसकी जाएगी, थिंग्स वाली। तो यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यही है क्वेश्चन टैग, और इस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस करेक्ट है। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इजंट ही। अब क्या यहाँ पर ही का प्रयोग सही है, नहीं सही है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग। इसी तरह से हम लोग इसको भी देखेंगे, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल आरंट दे। ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर दे का यूज किया गया है, तो दे का यूज यहाँ पर क्या है, गलत है, और दे को हटा करके हम लोग इट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 5 को देखते हैं, और रूल नंबर 5 क्या कह रहा है इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे वन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो सबसे पहले समझिए कि जो चीज सब पर फॉलो होती है, जो चीज सब पर लागू होती है, वहां पर सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग होता है। जो चीज सब पर लागू होती है, किस पर, सब पर जो चीज लागू होती है उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग होता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब जैसे वन है, वन तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और वन का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस में वन का प्रयोग, नॉमिनेटिव केस में वन का प्रयोग वन ही होता है। वन के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, वन का ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है। और अगर हम लोग वन के पोसेसिव एडजेक्टिव यानी कि वन के पोसेसिव केस की बात करें तो वन का पोसेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। और हम लोग वन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, और इसका प्रयोग हम लोग जरूरत के मुताबिक करेंगे। यानी कि जहां पर हमें नॉमिनेटिव केस की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम नॉमिनेटिव केस, जहां पर ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पड़ेगी वहां पर ऑब्जेक्टिव केस, जहां पर पोसेसिव केस की जरूरत पड़ेगी वहां पर पोसेसिव केस, तथा जहां पर रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, पोसेसिव एडजेक्टिव की, क्योंकि ये नाउन है और नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस। तो यहाँ पर वन का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, वंस। तो इसलिए सेंटेंस क्या है, करेक्ट। ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। तो यहां पर आप लोग समझिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन। और वन शुड हेल्प वन सेल्फ, यानी कि यहां पर किसका यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। आप लोग बताइए क्या यहां पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया वो करेक्ट है, यस, क्योंकि वन के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोनाउन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 6। अब हम लोग रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कह रहा है। किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोहरा कर, यानी कि दोहराव से बचने के लिए, जैसे कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दोहराव से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के केस में। जबकि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोहरा कर लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ न्यू टेबल। तो यहाँ पर क्या है, टेबल। टेबल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बट दैट यानी कि ओ वाली जो टेबल है, बट दैट इज एन ओल्ड वन। तो ओल्ड वन यानी कि ओल्ड टेबल, दैट इज एन ओल्ड टेबल। तो यहाँ पर टेबल कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और इस टेबल को दोबारा हमें ना लिखना पड़े, इस टेबल को हमें दो बार ना लिखना पड़े, इसलिए यहाँ पर किसका यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर वन यानी कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन वन है इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे दीज आर न्यू टेबल्स। अब टेबल्स कैसा है, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके दोहराव से बचने के लिए बट दोज आर ओल्ड वंस। तो यहाँ पे वंस का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस टेबल के लिए, इसी के लिए हुआ है। तो यहाँ पर इसके रिपीटिशन से बचने के लिए यहाँ पर वंस का प्रयोग हुआ है। तो इस रूल्स को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और उसके दोहराव से हमें बचना होगा तब हम लोग वन का यूज करते हैं, और जब दूसरी तरफ प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो इसके दोहराव से बचने के लिए, इसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग वंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ नेक्स्ट रूल को देखते हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, इन नोट पॉइंट को भी हम लोग समझ लेते हैं। समझिए, अब जैसे सम हो गया, एनी, बोथ, या फिर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है। सम है, एनी है, बोथ है, या फिर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकता है, माई, और, योर, हिज, हर, इट्स, दियर के बाद वन और वंस का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास कहीं सम आ रहा है, एनी है, बोथ है, या फिर कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव है तो वहां पर वन अथवा वंस का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है देयर आर, यहाँ पे लिखा है आर देयर एनी बनानास। तो यहाँ पे एनी है, एनी है ना। अब अगर हम लोग चाहें वन और वंस का यूज करना तो क्या कर सकते हैं, नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर है यस आई हैव गॉट सम टुडे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो रहा है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस वन और वंस हो, तो इसके बदले क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस वन और वंस के बदले, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कहा रहा है योर पेन इज न्यू, जो तुम्हारी कलम है नई है, बट माइन ओल्ड, यानी कि मेरी वाली जो है क्या है, पुरानी है। नेक्स्ट क्या है, योर पेन इज न्यू बट माई वन। अब यहाँ पे इस तरीके से यूज कर दे रहा है बट माई वन इज ओल्ड। तो क्या सेंटेंस करेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद वन अथवा वंस का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। ये इनकरेक्ट यूज है और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, योर पेन्स आर न्यू, यानी कि जो तुम्हारी कलमें हैं, जो तुम्हारी पेन है वो कैसी है, नई है। बट माई वंस आर ओल्ड। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है,
पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस वन आर ऑन्स, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस वंस का यूज हुआ है, तो सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, योर पेन्स आर यू बट माइन आर ओल्ड, तो सेंटेंस करेक्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7। हम लोग रूल नंबर 7 को स्टडी करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि जैसे सम तथा इससे बनने वाले प्रोनाउंस, सम से बनने वाले प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे समवन हो गया, समबॉडी हो गया, समथिंग हो गया। समथिंग का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किस सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि सम से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं सबका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों में। जबकि एनी तथा इससे बनने वाले प्रोनाउंस, एनी से बनने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्यों में होता है। जहां सकारात्मकता की बात होगी वहां पर इसका प्रयोग और नकारात्मकता के सेंस में इसका प्रयोग होता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ही हैज बॉट, उसने खरीदा, सम मैंगोज, कुछ आम। तो क्या है, सम है, सम का प्रयोग किस में हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो सेंटेंस करेक्ट है। अब देखिए, ही हैज बॉट एनी मैंगोज। अब ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है, नहीं होता है, तो सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है। अब देखिए क्या सेंटेंस करेक्ट है, यस, क्योंकि जो एनी होता है ना, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव नॉट सम पेन्स। अब देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, तो क्या किसी निगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, नहीं, तो सेंटेंस कैसा हो गया, इनकरेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग करेक्ट करते हैं। तो सम और एनी के यूजेस को लेकर के आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, कहाँ पर हम लोग सम का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर एनी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, जैसे सम है अथवा एनी है। अभी हमने सम और एनी का प्रयोग सीखा कि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा था, यानी कि अफर्मेटिव में, और जो एनी था, एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मजे की बात क्या है, यहाँ पर मजे की बात यह है कि इससे बनने वाले जो प्रोनाउंस हैं, इससे जो बने प्रोनाउंस हैं, वो अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी कि जो प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, ऐसे सेंटेंसेस को प्रश्नवाचक सेंटेंस कहा जाता है। अब जो प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस में हम लोग दोनों यानी कि सम का भी यूज कर सकते हैं और एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे हैव यू बॉट, क्या तुम खरीद चुके हो, सम पेन्स, कुछ कलमें, तो कैसा है, सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्या है, हैव यू बॉट, क्या तुम खरीद चुके हो, एनी पेन्स, कुछ कलमें, कोई कलम। तो इस तरीके से हमने सीखा सम और एनी का प्रयोग अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, हम लोग इस बात को भी समझते हैं। समझिए, जैसे ऑल है, ऑल का प्रयोग सब कुछ, किस सेंस में, सब कुछ, यानी कि जितना कुछ है, सभी,
प्रत्येक के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। किस प्रोनाउन के रूप में? इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में आल का प्रयोग सब कुछ, सभी तथा प्रत्येक के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में क्रमशः व्यक्ति तथा वस्तु के लिए होता है। यानी कि व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए होता है। यानी कि सब कुछ तथा सभी के अर्थ में किसके लिए? व्यक्ति के लिए, तथा प्रत्येक के अर्थ में वस्तु के लिए होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। जैसे है ऑल ऑफ अस लव पीस, यानी कि सभी लोग, हम में से सभी लोग क्या पसंद करते हैं? पीस, शांति। नेक्स्ट क्या है? वी ऑल वांट टू कम इन, यानी कि हम सब लोग कहाँ आना चाहते हैं? अंदर। तो वी ऑल वांट टू कम इन, यहाँ पर ऑल का सेंस क्या निकल रहा है? सभी। इस तरह से हम लोग यहां पर देखते हैं ऑल ऑफ दीज पेन्स आर कॉस्टली। अब आप लोग बताइए पेन्स कैसा है? सोचिए और बताइए। वस्तु है ना, और वस्तु के सेंस में आल का मतलब क्या निकलेगा? प्रत्येक। प्रत्येक के सेंस में यूज होगा। यानी कि ऑल ऑफ दीज पेन्स, यानी कि सभी ये जो कलमें हैं कैसी हैं? कॉस्टली है, महंगी हैं। इसी तरीके से ही गेव हिज ऑल टू द पार्टी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चलिए वो लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सम का प्रयोग। किसका प्रयोग? सम का प्रयोग कुछ, कोई तथा थोड़ा के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में नंबर, नंबर यानी कि संख्या, संख्या तथा क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे है सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। अब प्लेयर्स आप लोग बताइए किस में होंगे? नंबर में होंगे ना, संख्या में होंगे। तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर जो सम है किस सेंस में हो रहा है? कुछ के। सम ऑफ द बॉयज यानी कि कुछ लड़के, और गुड प्लेयर्स अच्छे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड, हैज बीन कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है? क्वांटिटी का सेंस आ रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड। अब देखिए जो कुछ चीनी है क्या हो चुकी है? कंज्यूम, सेवन किया जा चुका है, यानी कि खपत हो चुकी है। अब देखिए जो शुगर होता है, शुगर को हम लोग काउंट तो करते नहीं है, और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो उनको हम लोग मात्रा में बताते हैं, थोड़ा बहुत, इस तरीके से उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हमारे पास कुछ नोट पॉइंट हैं, इन नोट पॉइंट को हम लोग समझते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे जो सम ऑफ होता है, क्या होता है? सम ऑफ, सम ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है? सम ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन से किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। किसका? संख्या का बोध होता है। तथा इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है? सम ऑफ प्लस द। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बॉयज को आप लोग काउंट कर सकते हो, और इसके लिए किस तरीके के वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में। लेकिन हाँ,
तब तक आप लोग इस चीज़ को भी याद रखिएगा और यहाँ से इस स्ट्रक्चर को भी याद रखिएगा। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस बन रही हो, सम ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले आर्टिकल दा का भी प्रयोग होता है। इस बात को भी आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ। क्या है? सम ऑफ प्लस द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से मात्रा का बोध होता है। किसका बोध होता है? मात्रा का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इस वाले सेंटेंस में क्या लिखा गया है? सम ऑफ है, सम ऑफ का प्रयोग हुआ है और शुगर कैसा है? अनकाउंटेबल है। शुगर को आप लोग काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, अगर चाहो तो काउंट कर सकते हो, लेकिन काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए शुगर कैसा होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। और जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया है सम ऑफ प्लस द प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इससे किसका बोध होता है? मात्रा का। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? क्वांटिटी का, मात्रा का। यहाँ से एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, इसके साथ वर्ब कौन सी जाएगी? सिंगुलर वर्ब। तो देखिए क्या यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो सिंगुलर है। हाँ, कैसे सिंगुलर है? हैज बीन सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है? हैव बीन। इस बात को आप लोग एकदम इस बात की गांठ बांध लीजिए। यहाँ से आपके समझिए 3 टॉपिक के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कैसे? जैसे सम ऑफ आ रहा है, अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए कि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको हम लोग आर्टिकल के टॉपिक में भी स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब जैसे सम है, सम का प्रयोग कुछ, अनिश्चित या फिर अमुक, कोई अल्प के अर्थ में, इंडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव अथवा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के रूप में क्रमशः संख्या, किसका? संख्या तथा मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। तो इस बात को भी आप लोग समझते रहिए। इसको हम लोग डिटेल में एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप लोग समझते रहिए। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है हम लोग इस बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पर है सम बॉयज आर रीडिंग, सम बॉयज आर रीडिंग, कुछ बच्चे क्या हैं? पढ़ रहे हैं। तो सेंस क्या निकल करके आया? सम निकल करके आया, क्योंकि एक कैसा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, वर्ब कैसी जाती है? प्लूरल। सम का सेंस निकल करके आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सम मैन, यानी कि कोई व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है? निश्चित है। सम मैन एट द डोर इज वेटिंग, कोई व्यक्ति दरवाजे पर क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। तो यहां से सम मैन का सेंस क्या निकल करके आया? कोई। और ये जो मैन है कैसा है? सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे वर्ब कैसी जाएगी? सिंगुलर। तो इस बात का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। आई शैल बी बैक, यानी कि मैं वापस आऊंगा, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। ठीक है, आफ्टर सम डेज। अब यहाँ पे सम क्या है? सेंस क्या निकल रहा है? कुछ, और नाउन प्लूरल। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 11 की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, इस को भी हम लोग समझते हैं। जैसे एनी है, एनी का प्रयोग कोई अथवा कुछ के अर्थ में, जैसे कि अभी हमने सम का यूज सीखा, उसी तरीके से हम लोग एनी का यूज सीख रहे हैं। एनी का प्रयोग कोई अथवा कुछ के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। संख्या यानी कि नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या है? यू कैन मीट, तुम मिल सकते हो, एनी ऑफ दीज हीरोज, यानी कि
किसी हीरो से, ठीक है, कुछ हीरोज से, एनी ऑफ दीज हीरोज। अब क्या है इसमें, इसमें कह रहा है यू कैन मीट, तो मिल सकते हो, एनी ऑफ दीज हीरोज, किसी भी हीरो से, ठीक है। तो क्या सेंस निकला, किसी भी हीरो से, यानी कि कोई का सेंस आया यहाँ पर। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन बाई एनी ऑफ दीज पेन्स, किसी भी पेन को ले सकते हो, तो यू कैन बाई एनी ऑफ दीज पेन्स, किसी भी पेन को ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यू कैन बाई, तुम खरीद सकते हो, एनी ऑफ दीज पेन्स, इनमें से कोई भी पेन। तो इस तरह से हमने बात किया एनी के प्रयोग को। चलिए हम लोग सीखते हैं मोस्ट के यूजेस को लेकर के। अब मोस्ट का प्रयोग क्या कह रहा है, मोस्ट का प्रयोग अधिकांश के अर्थ में, किस सेंस में, अधिकांश के अर्थ में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में संख्या, किसका, संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। तो संख्या का बोध कब कराएगा, जब नाउन काउंटेबल होगा, यानी कि प्लूरल नाउन हो। जब नाउन काउंटेबल होगा तो संख्या का बोध कराएगा, और जो अनकाउंटेबल होगा तो मात्रा का बोध कराएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। मोस्ट ऑफ द बॉयज, यानी कि अधिकांश जो लड़के हैं, आर अब्सेंट, अनुपस्थित हैं, इन द क्लास, कक्षा में। यहाँ पर किस चीज़ का, मोस्ट ऑफ द बॉयज, यानी कि अधिकांश लड़के, तो नंबर का पता चल रहा है, नंबर का बोध हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ द मनी, यानी कि अधिकांश जो धन है, अधिकांश जो पैसा है, हैज़ बीन स्पेंट, क्या हो चुका है, खर्च हो चुका है। यहाँ पर क्वांटिटी का बोध हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आने वाला है रूल नंबर 13, और इससे पहले हम लोग समझते हैं, जब मोस्ट ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन, नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा, तो जो वर्ब जाएगी वो प्लूरल वर्ब जाएगी। कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यहाँ से एक चीज आप लोग और समझिए। अब जैसे अगर हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, मोस्ट ऑफ, और यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, और यहाँ पे समझिए आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ है, इस स्ट्रक्चर को देख करके हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास इस तरह का केस हो, मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल द का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल में, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। अब जैसे हमारे पास इस तरीके से है, मोस्ट ऑफ दिस, SUN का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का, तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर जाएगी। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखा भी। तो चलिए हम लोग रूल नंबर 13 की चर्चा करते हैं। रूल नंबर 13 क्या कह रहा है, तो एनक जो होता है, एनक का प्रयोग काफ़ी या पर्याप्त के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, काफ़ी या पर्याप्त के अर्थ में होता है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। अभी हम लोग एडजेक्टिव के टॉपिक में देखेंगे, एनक का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसका प्रोनाउन के रूप में किस तरीके से यूज होता है हम लोग इस बात को देखेंगे। और इससे क्या होता है, संख्या का या मात्रा का बोध होता है। किस चीज़ का, संख्या या मात्रा का बोध होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ही हैज सेंट मी एनग ऑफ द मिल्क। अब मिल्क कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ एनग क्या बताएगा, क्वांटिटी, यानी कि सेंस तो इसका पर्याप्त आएगा, काफ़ी आएगा। सेंस क्या आएगा, काफ़ी आएगा, पर्याप्त आएगा, लेकिन किसका बोध कराएगा, मात्रा का। अब सी हैज सीन एनग ऑफ द एक्टर्स। अब एक्टर्स कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एनग क्या बताएगा,
नंबर को। तो इस तरीके से हमने एनक का यूज सीखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 14। हम लोग रूल नंबर 14 देखते हैं। और रूल नंबर 14 में हम लोग अफ्यू का यूज सीख रहे हैं। अफ्यू का प्रयोग हम लोग सीखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अफ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में, किस अर्थ में? कुछ के अर्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में होता है। और इससे किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। किसका? संख्या का बोध होता है। जैसे अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड, यानी कि जो कुछ कलमें हैं, अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स यानी कि इन कुछ कलमों में कैसी हैं? कुछ ओल्ड हैं। अ फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर ओल्ड। दीज पेन्स मतलब एक कलमें कैसी हैं? ओल्ड है, पुरानी है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू ऑफ अस, यानी कि हम में से कुछ लोगों ने, हम में से कुछ ने हैव सीन देख चुके हैं क्या? रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला। हम में से कुछ ने लाल किला देख लिया है, लाल किला देख चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अ फ्यू का यूज सीखा। अ फ्यू का मतलब कुछ होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मच के यूजेस को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। और मच का प्रयोग बहुत कुछ के अर्थ में होता है। किस अर्थ में? बहुत कुछ के तथा बहुत के अर्थ में, क्रमशः नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज। अब सेंटेंस, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मच डिपेंड्स ऑन व्हाट ही सेज। अब यहाँ पर देखिए, ए डिपेंड्स क्या है? ये वर्ब है। और इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है? मच का यूज हुआ है। इस डिपेंड नाम की वर्ब के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में मच का यूज हुआ है। तो ये मच यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? नाउन के तरीके से काम कर रहा है। तभी हमने सीखा मच का प्रयोग बहुत कुछ तथा बहुत के अर्थ में क्रमशः नाउन अथवा प्रोनाउन के रूप में होता है। यहाँ पर मच किस रूप में काम कर रहा है? नाउन के रूप में। और मच का जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। और हम लोग इस चीज़ को एडजेक्टिव की क्लास में समझेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। मच ऑफ व्हाट ही सेज इज ट्रू। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए गाइज अब हम लोग रूल नंबर 16 को देखते हैं। रूल नंबर 16 क्या कह रहा है? हम लोग रूल नंबर 16 की चर्चा करते हैं। हम लोग वन का प्रयोग, वन इन नंबर यानी कि संख्या में एक, जैसे वन है, वन का प्रयोग वन इन नंबर यानी कि संख्या में एक के अर्थ में हो तो इसके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, किस प्रोनाउन का प्रयोग होता है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब जैसे अगर थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन जेंडर है तो किस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? फेमिनिन जेंडर है तो क्या जाएगा? और न्यूट्रल जेंडर है तो क्या जाएगा? मैस्कुलिन में ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग होता है। फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर के केस में सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग होगा। और न्यूट्रल जेंडर है तो न्यूट्रल जेंडर में इट, इट्स तथा इटसेल्फ का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? वन ऑफ अस हैज़ गिवन अप
त्याग दिया है क्या, हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए वन का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, संख्या में एक, संख्या में एक के सेंस में हो, तो यहाँ पर वन का प्रयोग हो रहा है। वन ऑफ अस यानी कि हम में से एक ने, हैज़ गिवन त्याग दिया है, छोड़ दिया है क्या, हिज ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को। तो यहाँ पर अभी हिज है, हिज क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, और मैस्कुलिन जेंडर का पोसेसिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स यानी कि लड़कियों में से एक, हैज़ गॉटन प्राप्त किया है 80% मार्क यानी कि 80% नंबर, इन हर एग्जामिनेशन, अपनी परीक्षा में। अब यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव, फेमिनिन जेंडर का केस है, ठीक है, और फेमिनिन जेंडर के केस में हर का यूज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बुक्स यानी कि दिस इज या है वन ऑफ द बुक्स यानी कि पुस्तकों में से एक, विच हैव इट्स ऑन रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए ये जो इट्स है किसके लिए आया है, बुक्स के लिए। अब बुक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, और न्यूट्रल जेंडर के केस में इट्स का यूज होता है। तो इस तरीके से सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने पढ़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, और जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन थे हमने उसके यूजेज को समझा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज, नमस्कार।